हो गया। गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है ऐसे ही बोर्ड एग्जाम सिर पे बैठे हुए हैं, मंडरा रहे हैं, ठीक है ना। सभी बच्चों के दिमाग में डर बैठा हुआ है कि बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं और आप लोग फिजिक्स की जो प्रिपरेशन है, ठीक है ना, वह कर ही रहे होंगे वैसे तो सभी बच्चे। तो मैं तुम लोगों को एक छोटी सी बात बताऊं कि जो 12th बोर्ड फिजिक्स का पेपर होता है, उस 12th बोर्ड फिजिक्स के पेपर के अंदर है ना, इतनी जितना अपने दिमाग के अंदर डर बैठा रहता है कि फिजिक्स का पेपर इस लेवल का आएगा, उस तरीके का होगा। एक्चुअल में जो आरबीएसई बोर्ड के अंदर जो फिजिक्स का पेपर होता है वह बहुत ही सिंपल तरीके का पेपर होता है। इसके अंदर कोई ज्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं होती। आप लोग जितने भी बच्चे हैं 12th बोर्ड के, वह कोशिश यही करिए कि जो छोटी छोटी जो माइनर चीजें हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए। अक्सर होता क्या है कि अपन क्या करते हैं कि जो बड़ी चीजें होती है, ठीक है ना, बड़ी डेरिवेशन होती है, उनके ऊपर उनके हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को यह भी पता होगा कि जो आरबीएसई बोर्ड का पेपर होता है उसके अंदर मात्र 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है ना, जो सेक्शन जो बड़ा वाला सेक्शन होता है उसके अंदर उसके मात्र 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और वो दोनों क्वेश्चन होते हैं 4-4 नंबर के। और वो भी आपको पता है कि जो 4-4 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वह एक्चुअल में डायरेक्ट है ना, कोई भी बड़ी डेरिवेशन नहीं पूछी जाती। उस 4 नंबर के क्वेश्चन को भी वो क्या करता है, टुकड़ों में तोड़ तोड़ के दे देता है, ठीक है ना। यानी कि 4 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो उस 4 नंबर के क्वेश्चन को वो क्या करेगा बच्चों, 4 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसको वो क्या करेगा, 1 नंबर ऐसे तोड़ के दे दिया, एक कोई छोटी सी डेरिवेशन पूछ लेगा, ठीक है ना। उसके बाद में फिर एक कोई छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ लेगा और इसके अंदर थोड़ी सी बड़ी वाली डेरिवेशन दे देगा, 2 नंबर की डेरिवेशन दे देगा। तो इस तरीके से एक 4 नंबर के सवाल को वो इस तरीके से डिवाइड करता है, ठीक है ना। 1 नंबर और 2 नंबर इस तरीके से मिला के वो क्या कर देता है, 4 नंबर दे देता है, ठीक है ना। ऐसी कोई सी भी बड़ी डेरिवेशन बहुत ही कम रेयर कंडीशन में है ना, डायरेक्ट कोई बड़ी डेरिवेशन पूछ लेता है। जैसे कि अगर अपन बात करें तो प्रिज्म वाली जो डेरिवेशन है उस वो बहुत बड़ी डेरिवेशन है, ठीक है ना। लेंच मेकर फॉर्मूले वाली वो भी बहुत बड़ी डेरिवेशन है। तो इस टाइप की जो डेरिवेशन है उनको वो डायरेक्ट एक्चुअल में बहुत कम कंडीशन में देता है। तो जो बड़ा वाला क्वेश्चन होता है ना, बड़े वाले क्वेश्चन को वो टुकड़ों में तोड़ के देता है, ठीक है ना। 1-1 नंबर के 2 सवाल दे दिए, फिर 2 नंबर का 1 सवाल दे दिया। तो इस तरीके से मतलब है ना, वो 4 नंबर के सवाल को वो क्या करेगा, डिवाइड करके दे देता है। तो सभी बच्चे इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जो छोटी डेरिवेशन है, ठीक है ना, छोटी डेरिवेशन है और जो बड़ी डेरिवेशन होती है, बड़ी डेरिवेशनों में से आप लोगों को है ना बहुत मतलब डीपली जाके उनको पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी बार है ना न्यूमेरिकल जो होता है, न्यूमेरिकल जो पूछा जाता है तो उस न्यूमेरिकल के अंदर है ना वो बड़ी वाली डेरिवेशन का कोई सा भी फॉर्मूला उठा के उस वाले न्यूमेरिकल के अंदर लग सकता है। तो इसलिए आप लोग है ना कोशिश ये करिए कि बड़ी डेरिवेशनों के पीछे ना पड़ के छोटी छोटी डेरिवेशनों की कीजिए। बड़ी डेरिवेशन 2-5 डेरिवेशन ऐसी हैं जो लगभग 12th क्लास के हर बच्चे को आती है, ठीक है ना। तो आज अपन इसी सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आज अपन है ना बहुत रे ऑप्टिक्स से संबंधित, फिजिक्स के अंदर रे ऑप्टिक्स से संबंधित एक चीज पढ़ने वाले हैं कि जैसा देख ही रहे होंगे तुम, रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। जो हम दर्पण होते हैं ना, दर्पण से जो प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है ना, दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के जो नियम है उनके बारे में बात करने वाले हैं। और दूसरा हमारे पास में जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा कि रिलेशन बिटवीन कैपिटल आर और एफ, ठीक है ना, यानी कि वक्रता त्रिज्या और जो फोकस दूरी के बीच में संबंध होता है। बहुत छोटी सी डेरिवेशन है, ठीक है ना। मुझे जहां तक पता है कि 12th क्लास के हर बच्चे को आती होगी, परंतु फिर भी ये वाली चीजें है ना, इन छोटी छोटी चीजों को है ना आप लोग है ना बहुत अच्छे तरीके से तैयार करोगे तो फिर आगे जाके, ठीक है ना, तुम लोगों को अच्छा मतलब रिजल्ट मिलने वाला है। कोशिश ये करिए कि जितना हो सके ना उतना फिजिक्स का जो पेपर है या फिजिक्स के अगर अपन बात करें क्या बोलते हैं जो नोट्स हैं, जो तुम्हारे बुक्स हैं, उनको आप लोग है ना कोशिश ये कीजिए कि आप लोग है ना उनको बिल्कुल डीपली जाके पढ़ो ताकि तुम्हारा कोई भी जो क्वेश्चन है वह ना छूटे। और एक बात ये याद रखना कि जो तुम्हारा लगभग 56 नंबर का जो पेपर होता है ना बच्चों, तो 56 नंबर में से लगभग यूं मान के चलिए कि 20-21 नंबर का जो पेपर होता है ना, ये तो मतलब आधे नंबर का, एक नंबर का, 1.5 नंबर का पेपर होता है। अब ये जो आधे नंबर का जो आधे नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, इनके अंदर तो कोई बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा नहीं, इनके अंदर तो ऑप्शन वाले सवाल आते हैं। तो ऑप्शन वाले सवाल भी कहां से पूछता है बच्चों, जो तुम लोगों को पढ़ाया जाता है उन्हीं के अंदर से ऑप्शन वाले सवाल को बना के दे देता है, ठीक है ना।
अब ये जो 56 मार्क्स का जो पेपर होगा उसके अंदर ये वाली जो है ना, इनका जो वेटेज है, ठीक है ना, ये वाला वेटेज क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। छोटे छोटे नंबर का जो वेटेज है ना, ये ज्यादा होता है, ठीक है ना। और अगर अपन बात करेंगे तो यूं मान के चलो कि जो बड़ा वाला क्वेश्चन आता है ना, बड़े वाले क्वेश्चन तो मात्र 2 क्वेश्चन आते हैं, और 2 क्वेश्चन है ना 4-4 नंबर के होते हैं। यानी कि मेरे हिसाब से ये बड़े वाले क्वेश्चन है ना, ये तो टोटली ही 8 नंबर के सवाल आते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें तो ये जो छोटे छोटे जो ऑप्शन वाले सवाल है, रिक्त स्थान वाले सवाल हैं, उसके बाद में अगर बात करेंगे तो जो 1 वर्ड हो जाएगा, ठीक है ना, एक एक लाइन में जिनका अपन आंसर लिखते हैं, वो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनका वेटेज थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि हम है ना जितना भी पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा डीपली जाके पढ़े, ताकि अपने को है ना ये चीजें सब कुछ क्लियर हो जाए। जब आप बड़ी डेरिवेशन को कर रहे हो या कोई लैंग्वेज अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो उस वाली लैंग्वेज को भी है ना मतलब बहुत डीपली जाके पढ़ना है, ताकि तुम लोग उसके अंदर से कोई क्वेश्चन बन के आए तो उस वाले क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व आउट कर पाओगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे और अभी ब्लूप्रिंट आ चुका है, तो तुम लोगों का ब्लूप्रिंट भी समझाया जाएगा कि मतलब कौन से वाले चैप्टर के अंदर से न्यूमेरिकल आने वाला है, कौन से वाले चैप्टर के अंदर से बड़ी वाली डेरिवेशन आने वाली। वैसे तो अक्सर है ना बड़ी जो ये 4-4 नंबर के जो 2 सवाल है, ये साधारणतः जो एक तो किरण प्रकाशिकी यानी कि रे ऑप्टिक्स है, किरण प्रकाशिकी यानी कि रे ऑप्टिक्स, ठीक है ना, रे ऑप्टिक्स में से। और फिर उसके बाद में एक चैप्टर है तुम्हारे पास में सेमीकंडक्टर वाला, ठीक है ना, अर्धचालक वाला, यानी कि अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर वाला जो चैप्टर है उसमें से पूछी जाती है ये दोनों क्वेश्चन। बड़े वाले जो क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर के अंदर से पूछे जाते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को है ना बहुत आगे लेके जाएगी इस तरीके से। तो आज अपन है ना ये जो 2 छोटे छोटे जो टॉपिक्स है इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कि दर्पण से जो इमेज बनाते हैं अपन, प्रतिबिंब बनाते हैं, उनके क्या क्या रूल होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, और मैं तुम लोगों से एक बात ये और बोलना चाहता हूं कि आप लोग है ना अब ये जो टाइम बचा हुआ है इस वाले टाइम में ना अपनी जी जान लगा दो, जितना भी हो सके ना तुम्हारे अंदर वह सब कुछ लगा दो अपनी पढ़ाई के लिए, अपने करियर के लिए, ठीक है, ताकि तुम लोगों का जो 12th क्लास का रिजल्ट है वो बहुत शानदार धुरंधर टाइप का रिजल्ट आए, और तुम लोगों का है ना मतलब अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने गांव में, अपने कस्बे में, ठीक है ना, अपने शहर में, सभी में है ना तुम लोगों का अच्छा सा नाम रोशन हो, ठीक है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। आज अपन बात करने वाले हैं कि दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उसके निर्माण के नियम, ठीक है ना। पहला वाला टॉपिक अपन पढ़ते हैं। पहला वाला टॉपिक हमारे पास में क्या है कि रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। तो अपन मिरर से जो इमेज बनाते हैं उसके लिए क्या क्या रूल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना बच्चों। तो रूल नंबर फर्स्ट अपन बात करते हैं, रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनना, केयरफुली सुनना, ठीक है ना, समझ में आ जाएगी बात। देखो जब भी हमें क्या करना होता है कि किसी भी वस्तु की इमेज बनानी होती है तो वस्तु से कोई कम से कम 2 प्रकाश किरणें चलनी चाहिए, और 2 प्रकाश किरणें कहीं ना कहीं जाके, ठीक है ना, मतलब क्या बोलते हैं मिरर से परावर्तित होके मिलनी चाहिए। अगर जब 2 प्रकाश किरण वस्तु से चलकर कम से कम 2, ज्यादा भी हो सकती है, कम से कम 2 प्रकाश किरणें वस्तु से चलकर दर्पण पर आपतित होने के बाद में, यानी कि परावर्तन होने के बाद में, ठीक है ना, वह दोनों किरणें कहीं ना कहीं जाके मिले, तो जहां पर भी वो मिलेगी वहीं पे क्या बनेगा बच्चों, उस वाली वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में हम दर्पण के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। लेंस वाला मामला अलग होता है, तो लेंस को जब अब आएगा तो लेंस के बारे में भी अलग बात करेंगे। तो पहले अपन दर्पण के बारे में बात करते हैं। तो दर्पण में हमारे पास में है बच्चों, इसकी डेफिनेशन अभी बाद में लिखेंगे, पहले इसको समझ लीजिए। हमारे पास में ये मैंने लिया बच्चों एक अवतल दर्पण है, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब ये हो जाएगी बच्चों इसकी मुख्य अक्ष, क्या हो जाएगी बच्चों, ये मुख्य अक्ष हो जाएगी। अब यहां पर क्या होता है बच्चों कि जैसे मान लेते हैं कि इस दर्पण के सामने ये इस वाली जगह पे इसका हो जाएगा ध्रुव, ठीक है बच्चों। साधारणतः इसको अपन ओ से लिख देते हैं। इस वाले दर्पण के सामने यहां पे एक वस्तु रखी हुई है इस प्रकार से, ठीक है ना, ऐसे। ये ए बी एक वस्तु है जो मुख्य अक्ष पे रखी हुई है। एक प्रकाश किरण जो ए वाले पॉइंट से, ये मुख्य अक्ष है ना, इस मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी बच्चों इस प्रकार से, ठीक है ना। ये जो प्रकाश किरण है इस वाली वस्तु से गई, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है।
ये वाली वस्तु सॉरी ये वाली जो प्रकाश किरण है दर्पण पर इस वाले बिंदु पर आपतित हुई है, ठीक है। ये वाली जो प्रकाश किरण है बच्चों, ये वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो हमेशा परावर्तन के बाद में ये कहां से जाएगी बच्चों, ये जाएगी फोकस से। कहां से जाएगी? फोकस से। ये हो जाएगा हमारे पास में एफ, ठीक है ना। तो पहला वाली बात क्या याद रखनी है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो परावर्तन के बाद में हमेशा कहां से गुजरेगी बच्चों? फोकस से होके जाएगी, ठीक है ना। कहां से होके गुजरेगी बच्चों? फोकस से होके गुजर जाएगी, ठीक है ना। ये तो कहानी किसकी थी बच्चों? ये थी अवतल दर्पण की। और अगर मैं उत्तल दर्पण बनाऊं तो ये हमारे पास में इस प्रकार से अपन बना देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास में उत्तल दर्पण, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा बच्चों? उत्तल दर्पण, ठीक है ना। ये था हमारे पास में ये वाला अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है। यहां पे ये हो जाएगी बच्चों इसकी मुख्य अक्ष हो जाएगी, ठीक है ना, मुख्य अक्ष। अब हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं बाय द वे यहां पर भी एक वस्तु रखी हुई है इस प्रकार से, ठीक है ना। यहां पे लिखा मैंने ए और ये लिखा मैंने बी। यहां से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है इस प्रकार से। यहां पे जाने के बाद में इस वाले बिंदु पर, ठीक है ना, यहां पे क्या होगा बच्चों? इसका परावर्तन होगा। अब देखिए ये प्रकाश किरण है ना, दर्पण को चीर के उधर की साइड पे तो निकलने वाली रही नहीं, ठीक है ना, इधर तो जाएगी नहीं। अब नहीं जाएगी तो फिर ये कहीं ना कहीं इस तरीके से, ये इस तरीके से क्या हो जाएगी बच्चों? थोड़ा सा मैं इसको ऐसे बनाता हूं कि ये इस तरीके से इधर की साइड पे चली गई ऐसे। अब ये जा रही है इधर की साइड पे, तो हम क्या करते हैं इस वाले, ये तो कौन सी वाली किरण हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगी परावर्तित किरण, ये वाली। इस परावर्तित किरण को अगर मैं थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाऊं ऐसे, तो कहीं ना कहीं जाके ये मुख्य अक्ष के इस वाले बिंदु से जाती हुई या परावर्तित होती हुई प्रतीत हो रही है। इस वाले बिंदु को अपन बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे बच्चों? फोकस। तो यानी कि हमारे पास में जो रूल नंबर फर्स्ट है ना, वो रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है कि यदि कोई प्रकाश किरण है ना मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, देखो ये भी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो परावर्तन के बाद में ये मुख्य फोकस से हुई जाती हुई या मुख्य फोकस से, वहां तो मुख्य फोकस से जा रही है और यहां पे क्या हो रहा है बच्चों? मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है ना। अगर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो यहां पर अपने को क्या लिखना है? यप लिखना है, यानी कि ये हो जाएगा मुख्य फोकस, ठीक है ना। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों कि यदि कोई प्रकाश किरण, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना। ये है हमारे पास में बच्चों रूल नंबर फर्स्ट। ये बात समझ में आएगी। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन के बाद में वो हमेशा कहां से जाएगी बच्चों? फोकस से जाएगी, या फिर अपन बोल सकते हैं कि फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। रूल नंबर फर्स्ट क्लियर है। अब जो रूल नंबर हमारे पास में सेकंड आएगा वह इसका बिल्कुल उल्टा है, ठीक है ना। रूल नंबर जो सेकंड है, ये जो पहला वाला था इसका बिल्कुल उल्टा। रूल नंबर सेकंड, ठीक है ना। ये दो तीन चीजें आप लोगों को है ना, कोई भी जो डेरिवेशन करनी है या कहीं पर किसी भी वस्तु का इमेज बनाना है तो आप लोगों को दो तीन बातें याद होनी चाहिए। एक तो आप लोगों को चिन्ह परिपाटी पता होनी चाहिए कि चिन्ह परिपाटी कौन सी वाली दूरी के लिए प्लस काम में लेना है, कौन सी वाली दूरी के लिए माइनस काम में लेना है। और एक आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन के ये जो रूल है ये भी आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारी बार एग्जाम के अंदर है ना सवाल पूछ लेता है कि एक वस्तु है ना फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य रखी हुई है, तो उस वाली वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहां पे बनेगा। अगर आप लोगों को क्या बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन के रूल पता है तो अपन इनको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो रूल नंबर जो सेकंड है ना, ये क्या होता है? पहले वाले का बिल्कुल उल्टा बोल सकते हैं बच्चों अपन। जैसे हमारे पास में, इसको भी समझ लेते हैं फिर बाद में लिखेंगे। यह हमारे पास में हो जाएगा बच्चों अवतल दर्पण है, ठीक है ना। और यहां पे एक वस्तु जैसे कोई प्रकाश किरण, ये इसका फोकस मान लेते हैं बच्चों, ये फिर यहाँ पे कोई प्रकाश किरण फोकस से होती हुई, इस प्रकार से फोकस से होती हुई दर्पण पर आपतित हो रही है, ठीक है ना। कहां से आ रही, कहां से होती हुई आपतित हो रही है बच्चों? फोकस से होती हुई दर्पण पर आपतित हो रही है।
यहां पर क्या होगा बच्चों, इसका परावर्तन होगा। यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होती हुई दर्पण पर आपतित होती है तो यह प्रकाश किरण परावर्तन के बाद में हमेशा, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी बच्चों, समांतर हो जाएगी। ठीक है ना, रूल नंबर सेकंड है, कोई प्रकाश किरण अगर फोकस से आती हुई दर्पण पर आपतित होती है, यहां पे ये फोकस से आ रही है, दर्पण पर आपतित हो गई, तो ये हमेशा मुख्य अक्ष से जो दिख रही है आप लोगों को, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी बच्चों, समांतर हो जाएगी। ये कहानी इसके लिए भी लागू होगी, ठीक है ना, अवतल दर्पण के लिए। तो इसके लिए कहानी क्या रहेगी बच्चों, इसमें भी सेम बात रहेगी कि यहाँ पे हमारे पास में कोई प्रकाश किरण जैसे इस प्रकार से आ रही है ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से। अब अगर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊं और ये यहां पर मान लो कि इसका फोकस है, तो ये प्रकाश किरण फोकस पर आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये यहां पर क्या होगा, इसका परावर्तन होगा। परावर्तन होने के बाद में ये प्रकाश किरण है ना, मुख्य अक्ष जो दिख रही है ये वाली, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी बच्चों, समांतर हो जाएगी। ठीक है ना, रूल नंबर सेकंड क्या है बच्चों, कि फोकस से होकर दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है ना, ये हमारा रूल नंबर क्या है बच्चों, सेकंड है। ठीक है ना, बात क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं रूल नंबर थर्ड की। बिल्कुल जो पहला वाला पढ़ा था ना उसका उल्टा है। पहले वाले में क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो आप परावर्तन के बाद में कहां से जाएगी बच्चों, फोकस से जाएगी। अब दूसरे वाले में क्या है, जो प्रकाश किरण फोकस से आ रही है वो परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है ना, बात क्लियर है यहां तक। अब अपन बात करते हैं रूल नंबर थर्ड की। रूल नंबर थर्ड क्या होता है बच्चों, सुनिए, ये रूल नंबर थर्ड है ना, वह क्या बोलता है बच्चों, कि यदि हमारे पास में ये दे रखा है अवतल दर्पण और ये हो जाएगी इसकी मुख्य अक्ष हो जाएगी। अगर यहां पे ये हो जाएगा बच्चों इसका फोकस, और ये यहां पे मान लेते हैं अपन इसका सी, यानी कि वक्रता केंद्र। अब यहां से कोई प्रकाश किरण, कहां से बच्चों, कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से यानी कि सी से होती हुई दर्पण पर आपतित हो रही है। ठीक है ना, यह प्रकाश किरण सी से होती हुई दर्पण पर आपतित होती है, तो यहां पर इस वाले बिंदु पर यानी कि एम वाले पॉइंट पे इसका क्या होगा, परावर्तन होगा। तो ये प्रकाश किरण जिधर से आ रही है उधर की वाली साइड पे क्या चली जाएगी बच्चों, वापस लौट जाएगी, यानी कि यूं आ रही है और वापस इसी वाली साइड पे लौट जाएगी। ठीक है ना, तो ये दूसरा वाला तीसरा वाला रूल है, यदि कोई प्रकाश किरण है ना वक्रता केंद्र से आती हुई दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वापस अपने प्रारंभिक मार्ग में लौट जाती है। और इसी तरीके से अगर मैं इसका बनाऊं तो यहां पर भी यही कहानी रहेगी बच्चों। ठीक है ना, इस तरीके से कि हमारे पास में कोई प्रकाश किरण जो है जो इस तरीके से आ रही है ऐसे, ठीक है ना, यूं आ रही है, और ये कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पे इसका अपन बना देते हैं सी, यहाँ पर बना देंगे अपन इसका एफ। ठीक है ना, तो ये प्रकाश किरण जो है ये वक्रता केंद्र पर जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो परावर्तन के बाद में यहीं पे परावर्तन हो जाएगा, तो ये प्रकाश किरण अपने प्रारंभिक मार्ग में लौट जाएगी। ठीक है ना, तो रूल नंबर जो थर्ड है वो क्या बोलता है बच्चों, कि यदि कोई प्रकाश किरण ठीक है ना, वक्रता केंद्र सी से होती हुई दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः अपने प्रारंभिक मार्ग में लौट जाती है। ठीक है ना, लौट जाती है। यह है हमारे पास में रूल नंबर थर्ड। ठीक है बच्चों, यह बात समझ में आप लोगों को। अब हम बात करने वाले रूल नंबर 4 की। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में हो जाएगा बच्चों रूल नंबर 4। रूल नंबर जो 4 है वो क्या बोलता है बच्चों, ध्यान से सुनना। यह हमारे पास में है अवतल दर्पण,
ठीक है ना, ये इस तरीके से अवतल दर्पण हो जाएगा, ये हो जाएगी इसके प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, और ये हो जाएगा इसका ध्रुव। क्या हो जाएगा बच्चों, ये ध्रुव हो जाएगा। यदि कोई प्रकाश किरण है ना वह ध्रुव पर आपतित हो रही बच्चों यहाँ पे, तो एक बात बताओ, ये वाला जो कोण है ना, ये जो मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष एक प्रकार से अभिलंब का काम करेगी, ठीक है ना। तो ये प्रकाश किरण इस तरीके से आ रही है और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो वाला कोण कितना हो जाएगा बच्चों, आई हो जाएगा। और ये प्रकाश किरण इस प्रकार से ध्रुव पर आपतित हो रही है, तो ये यहां से इस तरीके से लौट जाएगी, यानी कि ये वाला जो कोण है ना ये कितना रहेगा बच्चों, आर। यानी कि यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो रही है तो कोण आई बराबर कोण आर से क्या हो जाएगी बच्चों, परावर्तित हो जाएगी, ठीक है ना। यही हमारे पास में उत्तल दर्पण के लिए भी अगर अपन इसको बनाए तो इस तरीके से बना सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये प्रकाश किरण जो है वह जैसे यहां से आ रही है, सॉरी यहां से आ रही है इस प्रकार से, इस तरीके से, तो ये परावर्तन के बाद में ऐसे निकल जाएगी, ये वाला एंगल क्या होगा, आई होगा, ये वाला एंगल क्या होगा बच्चों, आर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये प्रकाश किरण ऐसे आई और ये इधर की साइड पे चली गई, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बोलेंगे, रूल नंबर जो हमारे पास में 4 है वो क्या बोलता है बच्चों, कि यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन के नियम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे। तो परावर्तन के नियम यानी कि कोण आई बराबर कोण आर से क्या हो जाएगी बच्चों, परावर्तन के नियम यानी कि कोण आई बराबर कोण आर, नियम की पालना करती हुई परावर्तित हो जाती है, ठीक है ना। इतनी बात आप लोगों को ये चारों रूल याद रखने, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से इन चारों रूल में ऐसा कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को जब रूल क्या बोलते हैं, इमेज फॉर्मेशन के ही रूल पता नहीं होंगे तो फिर आप लोग है ना इमेज बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग है ना, पहला वाला रूल क्या रहेगा बच्चों, पहला वाला रूल रहेगा कि यदि कोई प्रकाश किरण है ना मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो परावर्तन के बाद में हमेशा कहां से जाएगी बच्चों, फोकस से जाएगी। दूसरा वाला रूल ये था कि कोई प्रकाश किरण अगर फोकस से आ रही है तो परावर्तन के बाद में हमेशा मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। अगर कोई प्रकाश किरण, रूल नंबर 3, यदि कोई प्रकाश किरण है ना वक्रता केंद्र से आ रही है तो परावर्तन के बाद में वापस अपने प्रारंभिक मार्ग को लौट जाएगी। रूल नंबर अगर मैं 4 के बारे में बात करूं तो यदि कोई प्रकाश किरण अगर ध्रुव पर आपतित होती है तो कोण आई बराबर कोण आर से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ये चारों रूल आप लोगों को समझ में आएंगे जहां तक उम्मीद है। अब हमारे पास में ये 4 रूल है, 4 रूल अगर आपको याद है तो आप लोग है ना कहीं का भी कोई भी वस्तु रखी है उस वाली वस्तु का इमेज आसानी से बना पाओगे, इतनी बात के लिए। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों कि एफ और आर के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है ना। यानी कि दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर तथा फोकस दूरी यानी कि स्मॉल एफ के मध्य संबंध, ठीक है ना। बहुत छोटी सी और सिंपल सी डेरिवेशन है, 12th के हर बच्चे को याद रहती है, लेकिन फिर भी आप लोग इस वाली चीज को ध्यान रखिए, पढ़िए, ताकि तुम लोगों के एग्जाम में अगर ये वाली चीजें पूछी जाती है। मैंने क्या कहा है कि जो बड़ा वाला क्वेश्चन आता है, बड़ा वाला क्वेश्चन को पूरा डायरेक्ट बड़ी कोई डेरिवेशन नहीं पूछता है, वो पूछता है छोटी छोटी, मतलब बड़े वाले क्वेश्चन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पूछता है, और छोटे छोटे टुकड़ों में जब एक आध नंबर की कोई अगर डेरिवेशन आ जाती है तो वह इस टाइप की डेरिवेशन पूछ लेता है। और ये वाली डेरिवेशन है ना बहुत बार पूछी गई है एग्जाम के अंदर। तो सुनिए, दर्पण के लिए अगर अपन बात करें वक्रता त्रिज्या इन स्मॉल आर और हमारे पास में एफ के मध्य क्या रिलेशन होता है बच्चों, ठीक है ना। तो सुनिए, हम क्या करने वाले हैं बच्चों कि हमारे पास में एक दर्पण लेते हैं बच्चों, ये इस तरीके से, और ये हमारे पास में हो जाएगी इसकी मुख्य अक्ष, ठीक है ना। क्या हो जाएगी बच्चों, ये मुख्य अक्ष हो जाएगी। अब मैंने अभी आप लोगों को जो रूल बना रखा है, बताए हैं, वह रूल ध्यान रखने हैं आप लोगों को। ये हमने लिया बच्चों, कौन सा वाला दर्पण लिया, ये अवतल दर्पण है, ठीक है ना। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे इसका ध्रुव,
ठीक है ना, ओ वाला पॉइंट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों की, जैसे इस वाले दर्पण के सामने यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है इस प्रकार से, ठीक है ना, यहाँ पर अपन ने लिखा ए और ये अपन ने लिखा बी। एक प्रकाश किरण है जो यहां से ए से चल रही है और ए से जाके मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी बच्चों इस प्रकार से, ठीक है ना, गई भाई। अब यहां पे हम लिख देंगे कोई भी पॉइंट लिखा बच्चों, अपन ने एम वाला पॉइंट लिखा। अब ध्यान देना कि हमारे पास में ये जो प्रकाश किरण है, ये प्रकाश किरण जो है ये क्या करेगी बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो जब परावर्तन होगा एम वाले पॉइंट पे, तो परावर्तन के बाद में हमेशा कहां से जाएगी बच्चों, ये हमेशा जाएगी ये फोकस से। तो यानी कि यहां पर अपन क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों, एफ। अब एक बात बताओ कि अगर एम वाले पॉइंट पे इस वाली प्रकाश किरण का परावर्तन हो रहा है, तो परावर्तन होगा तो अपने को क्या चाहिए बच्चों, ध्यान से सुनना। ये हमारे पास में कोई एक कोई परावर्तक पृष्ठ, कोई प्रकाश किरण अगर इस तरीके से आ रही है यहाँ पे, तो आपको पता है कि हम हमेशा यहाँ पर क्या बनाते हैं, अभिलंब बनाते हैं इस तरीके से। ये अपन ने क्या बनाया बच्चों, एन अभिलंब बनाया। अब यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल आई होगा, तो ये वाला एंगल है ना जो हमारे पास में है, ये क्या होगा बच्चों, आर होगा। ये वाली जो प्रकाश किरण है, ये वाली, ये तो आपतित प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण है, ठीक है ना, आपतित किरण। और ये वाली जो किरण दिख रही है, ये वाली किरण है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और जो हमारे पास में आपतित किरण है, वह अभिलंब के साथ में कोण बनाती है, कौन सा वाला, कोण आई और कोण आर बनाती है। और आपको ये भी पता है कि कोण आई बराबर कोण आर दोनों क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि एम वाले पॉइंट पे, ये जो एम वाला पॉइंट नजर आ रहा है, इस एम वाले पॉइंट के लिए अभिलंब खींचना है। तो इसके लिए जब हम अभिलंब खींचेंगे ना, तो आप एक काम कीजिए, इस वाले जो ये स्फेरिकल मिरर है, इस स्फेरिकल मिरर का कहीं ना कहीं क्या होगा बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यानी कि वक्रता केंद्र होगा। यहां पर मैंने लिखा सी, बात क्लियर है। अगर मैं सी को एम वाले पॉइंट से मिलाऊं, सी को किससे मिलाए बच्चों, एम वाले पॉइंट से मिला दिया मैंने इस प्रकार से। अब ये वाला जो हमारे पास में एम जो सी दिख रहा है, ये एक प्रकार से अभिलंब का काम करेगा। अब एक बात बताओ, ये आपतित प्रकाश किरण है और ये इसको मैं थोड़ा इधर की साइड पे बढ़ा दी। यह आपतित प्रकाश किरण ने इस अभिलंब के साथ में जो कोण बनाए, यानी कि ये वाला कोण कितना हो जाएगा बच्चों, आई वाला हो जाएगा। और इस परावर्तित प्रकाश किरण ने अभिलंब के साथ में जो कोण बनाई, यानी कि ये वाला कोण हो जाएगा बच्चों आर। अब ध्यान देना, अगर यहां से चलता हुआ यहां पे आके यूं जाऊं बच्चों, ये जेड बन रहा है, यानी कि एकांतर कोण बन रहे हैं। ये वाला कोण आई होगा तो ये वाला कोण भी क्या होगा बच्चों, आई होगा, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, अगर ये पूरा कोण जो दिख रहा है ये वाला, ठीक है ना, ये वाला कोण कितना होगा बच्चों, ऊपर वाला कोण कितना है आई और नीचे वाला कोण कितना है आर, यानी कि, और आपको ये भी पता है कि कोण आई और कोण आर बराबर होता है। तो मैं ये पूरा जो एंगल दिख रहा है कौन सा वाला, ए एम एफ, ठीक है ना, जो कोण है ए एम एफ, ये वाला कोण किसके बराबर होगा बच्चों, ये वाला कोण होगा कोण आई प्लस कोण आर के, ठीक है ना। ये वाला जो कोण दिख रहा है कोण आई और कोण आर के बराबर होगा। और आपको ये पता है कि अगर यहाँ पे परावर्तन हो रहा है तो दोनों कोण क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। तो यानी कि आई बराबर क्या होगा, आर होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि कोण ए एम एफ जो है ये आई प्लस आई, यानी कि इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों, 2i। यहां तक बात क्लियर। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल दिख रहा है ना बच्चों, ये वाला एंगल कितना होगा, 2i होगा। कितना होगा बच्चों, 2i। यहां तक बात क्लियर है। ये वाला एंगल क्या होगा बच्चों, 2i, ठीक है ना, इस तरीके से 2i हो जाएगा। अगर ये वाला एंगल 2i हो रहा है तो यहां से यूं जाके ऐसे आऊंगा तो ये वाला भी एकांतर कोण है, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 2i हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से ये एफ हमारे पास में क्या है बच्चों, इसका फोकस है। आप लोगों को पता है कि ओ से यानी कि ध्रुव से फोकस के मध्य की दूरी जो होती है इसको अपन बोलते हैं एफ, यानी कि फोकस दूरी होती है। और ध्रुव से वक्रता केंद्र के मध्य की जो दूरी होती है ये वाली दूरी, इसको अपन बोलते हैं बच्चों आर बोलते हैं, यानी कि वक्रता त्रिज्या। हमें इस एफ और आर के बीच में ही रिलेशन पता करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों कि यहां पे हमारे पास में, ठीक है, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं बच्चों कि एफ और आर के बीच में रिलेशन लाने के लिए आप लोगों को एक छोटा सा डायग्राम त्रिभुज दिख रहा होगा, कौन सा वाला, एम एफ ओ, ठीक है ना, या फिर एम सी ओ, ठीक है ना। ध्यान से समझना बात को। ट्रायंगल लिया मैंने कौन सा, MCO दिख रहा है बच्चों। MCO वाले त्रिभुज में यहां पर ऐसा बना सकते हो आप लोग, ये मैंने M लिखा, ये हमारे पास में C हो जाएगा और ये हमारे पास में क्या है बच्चों, M हो जाएगा। और ये यहाँ पे क्या है बच्चों O। ये वाला जो कोण है ना ये कितना है बच्चों, 2i है। और ये पता है आप लोगों को ये कितनी बच्चों R है यहां से। और ये हमारे पास में ये वाली जो साइड दिख रही है आप लोगों को MO, ये वाली,
ये यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा कर्व टाइप का दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में इसको कर्व टाइप का न मानकर बिल्कुल कैसे मानेंगे, स्ट्रेट मानते हैं, ठीक है ना। क्यों मानते हैं स्ट्रेट, तो ध्यान से सुनो। ये हमारे पास में कोई प्रकाश किरण है, देखो यहां पर वस्तु जरूरी तो नहीं है कि वस्तु इतनी बड़ी ले, अगर वस्तु इतनी बड़ी है हमारे पास में तो प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, तो ये अपने को ये वाली जो साइड दिख रही है ये वाली कर्व टाइप की दिखेगी, यानी कि थोड़ी झुकी हुई नजर आएगी। लेकिन सोचो तुम थोड़ी देर के लिए कि अगर कोई प्रकाश मतलब जो हमारे पास में वस्तु है वो बिल्कुल छोटी सी है, ये वाली वस्तु है, तो इस वाली वस्तु से कोई प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, तो ये वाली जो साइड दिख रही है ना आप लोगों को, तो ये वाला जो एम वाला पॉइंट यहाँ पे है, ये वाला एम वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वाली जो दिख रही है तुम लोगों को, ये हमारे पास में कैसी होगी बच्चों, बिल्कुल स्ट्रेट होगी, सीधी होगी, ठीक है ना, बात क्लियर है। इसलिए ये जो एमओ वाली साइड है इसको अपन कर्व टाइप की ना मानकर कैसे मानेंगे, स्ट्रेट मानेंगे। यहां तक बात क्लियर है भाई। अब देखो हम क्या करने वाले हैं बच्चों, कि ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है आप लोगों को, कौन सा वाला, ये वाला, इस वाले त्रिभुज में कोण के जस्ट सामने की साइड तो क्या हो जाएगी बच्चों, लंब, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों इसका आधार, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में बेस। तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर और बेस किसके बीच में रिलेशन होता है बच्चों, ये होता है टेन में। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि इन ट्राइंगल एमसीओ में अगर मैं लिखूं कि टेन ऑफ थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारे पास में एल बटा ए, यानी कि पी बटा बी हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू लिखूं तो थीटा कितना है बेटा 2i है, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन 2i इक्वल टू हमारे पास में एल, परपेंडिकुलर कितना है बच्चों OM, और हमारे पास में अगर मैं आर के बारे में बात करूं तो आर की वैल्यू कितनी बच्चों, माइनस का आर है, ठीक है ना। अच्छा मुझे बताओ कमेंट करके कि माइनस आर मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वैसे तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि माइनस आर क्यों लिखा, लेकिन फिर भी आप लोग बताना कि माइनस आर क्यों लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा छोटे कोणों के लिए मैं इसका रीजन फिर मैं बाद में बता दूंगा। वैसे इससे पहला जो वीडियो देखा होगा आप लोगों ने तो आप लोगों को बात समझ में आएगी कि थोड़ा हिंट दे दो, चिन्ह परिपाटी, ठीक है ना। अब चिन्ह परिपाटी अगर नाम समझ में गया होगा तो तुम लोगों ने पढ़ा है तो फिर समझ में भी आ गई होगी बात कि ये जो आर है ये मैंने माइनस का क्यों लिखा है, ठीक है ना। अब यहां पर छोटे कोणों के लिए बच्चों क्या होता है, छोटे कोणों के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों कि टेन 2i जो है ना ये लगभग किसके बराबर होगा बच्चों, 2i के बराबर होगा। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं बच्चों, इस वाले इक्वेशन को लिखूंगा 2i इक्वल टू में OM अपॉन में माइनस का r, और इसको डाल लिया मैंने कितना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक बात क्लियर है भाई, ठीक है ना, सभी बच्चों को बात समझ में। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों कि अब इस वाले ट्रायंगल के बाद में यानी कि MCO के बाद में एक और हमारे पास में ट्रायंगल है, कौन सा, MFO, ये छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला, तो इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं बच्चों कि ये जो हमारे पास में ट्रायंगल है ना, कौन सा वाला बच्चों, हमारे पास में ट्रायंगल लिया हमने कौन सा वाला, MFO, ट्रायंगल MFO में सेम कहानी है बच्चों, बिल्कुल इसके जैसी। ये हमारे पास में M है, ये O है, और ये यहां पर है बच्चों क्या, F है, ठीक है ना, ये वाला F, और यहां पे मैंने कैपिटल F लिखा, और ये वाला जो एंगल है ये कितना बच्चों हमारे पास में I वाला एंगल है, कितना ये I वाला एंगल, ओ शिट गलती हो गई बहुत भयंकर वाली, ये वाला जो MCO है ना, MCO की जगह यहां पर एंगल 2i नहीं है बच्चों, MCO में यहां पर एंगल हमारे पास में क्या है, I है, ठीक है ना। एक मिनट के लिए इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ये वाला जो एंगल है ना बच्चों, ये वाला एंगल हमारे पास में 2i नहीं है, ये वाला एंगल है हमारे पास में कौन सा, I वाला एंगल है, ठीक है ना। ये वाला जो एंगल है बच्चों ये एंगल 2i नहीं है, ये वाला एंगल है हमारे पास में कौन सा, I वाला एंगल, मेरा ध्यान इधर ही रह गया। ये वाला एंगल जो है ना MCO, ये वाला एंगल कितना है बच्चों, I है, तो यहाँ पर I लिख देंगे। यहाँ पर भी मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पर भी अपन कौन सा वाला एंगल बना लेंगे बच्चों, I, और यहाँ पर भी 2i की जगह पे क्या लिख देंगे बच्चों, I, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। बात क्लियर है याद। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों, आगे चलते हैं यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में। तो ये वाला जो एंगल है ना बच्चों, कौन सा वाला, MFO, ये वाला एंगल कितना बच्चों, 2i है, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान से सुनना, ठीक है ना, ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती है वही इंसानों से। तो ये वाला जो एंगल है कितना है बच्चों, 2i है। अब ध्यान से सुनना और समझना, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं कोण के जस्ट सामने की साइड हुई वापस से क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा, यानी कि टेन थीटा यानी कि टेन 2i इक्वल टू हो जाएगा बच्चों OM अपॉन में कितना हो जाएगा, OF, ठीक है ना। OF की वैल्यू कितनी बच्चों, -f। मैं ये -f क्यों लिख रहा हूं,
ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और वापिस से वही वाली कहानी कि छोटे कोणों के लिए tan i को अपन यानी कि tan 2i को क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम tan 2i को लिख सकते हैं बच्चों क्या 2i। तो इसको लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे बच्चों 2i, इसी वाले इक्वेशन को लिखेंगे 2i इक्वल टू OM अपॉन में कितना आ जाएगा माइनस का f आ जाएगा, ठीक है ना। और ये हमारे पास में हो जाएगी बच्चों इक्वेशन नंबर कौन सी, इक्वेशन नंबर हो जाएगी हमारे पास में सेकंड, ठीक है ना। अब मैं क्या करने वाला हूं बच्चों कि जो i की वैल्यू ना, इस i की वैल्यू को उठा के यहां पे रखूंगा, यानी कि इक्वेशन नंबर सेकंड में रखने वाले। तो यहां से हम लिखेंगे बच्चों कि इक्वेशन नंबर जो हमारे पास में फर्स्ट है, इस वाले इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम रख देंगे कहां पे, इक्वेशन फर्स्ट पुट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना, यहां पे रखना है। अगर इसकी वैल्यू यहां पे रखूंगा तो ये देखो दो तो ऐसा का है, आई की जगह पे क्या रखना है बच्चों, आई की जगह रखेंगे OM अपॉन में माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों R हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास में कितना है बच्चों इधर की साइड पे, यहां पर लिखा हुआ है OM अपॉन में कितना माइनस का F हो जाएगा। OM से OM को मैंने काटा, यहां पर हमारे माइनस से माइनस को भी मैंने काटा, यहां पर कितना है बच्चों 2/R इक्वल टू 1/F हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो R इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों 2F हो जाएगा, ठीक है ना। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 2F हो जाएगी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अर्थात इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना, यानी कि स्मॉल कैपिटल R, ठीक है ना, फोकस दूरी यानी कि स्मॉल f की दुगनी होती है, ठीक है ना। और यहां से अगर मैं f की वैल्यू निकालूं और लगा के तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों R/2 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि यहां से लिख सकते हैं अर्थात कि फोकस दूरी, ठीक है ना, यानी कि f वक्रता त्रिज्या यानी कि कैपिटल R की क्या होती है बच्चों आधी होती है, ठीक है ना, आधी होती है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिए। तो बात समझ में आई आप लोगों को। जब आप लोग है ना ये वाली डेरिवेशन कर रहे हो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये यहाँ पे अपन ने एंगल 2i लिख दिया था, मैंने सही कर दिया वो बाद में। तो ये इस तरीके से हमारे पास में जो रिलेशन आएगा, किस किस के बीच में रिलेशन है बच्चों, ये रिलेशन हमारे पास में F और R के बीच में या R और F के बीच में रिलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। बात कर ले रहे हैं यहाँ तक। तो ये बहुत प्यारी सी छोटी सी डेरिवेशन थी, तो इसको आप लोग है ना अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। बहुत सारी बार एग्जाम में पूछी भी गई है। तो आज के इस वाले वीडियो के लिए इतना की, और मैं तुम लोगों से फिर एक उम्मीद करता हूं कि तुम लोग है ना तुम लोग अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, ताकि तुम लोगों का जो रिजल्ट है वो बहुत शानदार और जानदार रिजल्ट आए। और तुम लोगों को आगे जाके जब तुम अभी फ्री हो जाओगे, क्या बोलते हैं इसमें मार्च में तो तुम्हारे एग्जाम निमट जाएंगे, तो कोशिश मार्च के बाद में अप्रैल में तुम लोग कॉलेजों में चले जाओगे, कोई IIT की तैयारी करेगा, कोई नीट की तैयारी करेगा। तो सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे, विषय कोटा यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना, ये फिजिक्स से संबंधित और केमिस्ट्री से संबंधित छोटी छोटी डेरिवेशन है जो बोर्ड एग्जाम के अंदर आने वाली है, वो बोर्ड एग्जाम तक मिलती रहेगी, ठीक है ना। विषय कोटा गुरु हमेशा आप लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है, ठीक है ना। और इस तरीके की छोटी छोटी डेरिवेशन देखने के लिए, ठीक है ना, फिजिक्स से संबंधित, केमिस्ट्री से संबंधित, ठीक है ना, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी है उन सभी वीडियो के लिए आप लोग हमारे YouTube चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो दबा के। जय हिंद, जय भारत।